कहानी शुरू होती है कई साल पहले। छोटा क्रिस अपने डैड के साथ रेगुलर हंटिंग जाता था। सीख जल्दी और बार बार मिलती और उसका मकसद हमेशा फ्लॉलेस होता, जिससे डैड प्राउड महसूस करते। लेकिन ये सिर्फ राइफल का लेसन नहीं था। साल बीत गए और पापा दोनों भाइयों में एक गहरी बात ड्रिल करते रहे, अपने लिए खड़े रहो और एक दूसरे के लिए भी। जब दुनिया तुम्हें टेस्ट करे तब स्ट्रेंथ जरूरी है। ये लेसन हमेशा याद रहा, खासकर जब छोटा भाई क्लासमेट से पीटा गया। बड़े भाई ने अपने अंदाज में स्कोर सेटल किया। साल बीत गए और दोनों भाई काउबॉय बन गए, वो जिंदगी जीते जो हमेशा सपने में सोची थी। एक दिन क्रिस घर आता है और अपने पार्टनर को चीटिंग करते पकड़ लेता है। औरत इस बात को नजरअंदाज कर देती है, कहती है कि वो उसे कभी पूरा ध्यान नहीं देता, इसीलिए उसने ऐसा किया। बाद में कई देशों में अमेरिकन एम्बेसी में धमाकों की खबरें देखते हुए उसके दिमाग में कुछ कौल था। जल्द ही वो एक बेस पर खड़ा है, सील बनने के लिए एप्लीकेशन दे रहा है। अगले दिनों उसे दूसरे मुश्किल रिक्रूट्स के साथ मुश्किल ट्रेनिंग में डाल दिया जाता है। इसके बाद मुश्किल ड्रिल, कभी न खत्म होने वाले टेस्ट और लगातार प्रेशर होता है। जल्द ही वहां खड़े आदमी सिर्फ रिक्रूट्स नहीं रह जाते, वे पूरी तरह से ट्रेंड हो जाते हैं। एक बार में नेवी सील्स। नया रिक्रूट ताया से मिलता है जो स्मार्ट, तेज और साफ तौर पर इम्प्रेस नहीं होती। वो उसे खूबसूरत कहता है, लेकिन ये जानकर कि वो एक सील है उसे कुछ खास अच्छा नहीं लगता। असल में वो कहती है कि वो कभी किसी से शादी नहीं करेगी, उन्हें घमंडी और लापरवाह कहती है। जैसे ही क्रिस जाने की तैयारी करता है वो थोड़ी नर्म और ढीली पड़ जाती है। वो बताता है कि वो इसलिए शामिल हुआ क्योंकि वो अपने देश से प्यार करता है और उसकी रक्षा करना चाहता है। वे एक छोटा सा गेम खेलते हुए कुछ शॉट लेते हैं, लेकिन रात उसके लिए बुरी तरह खत्म होती है। वो खत्म होने से पहले ही उल्टी कर देती है। ट्रेनिंग में वापस नए लोगों को शूटिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है, लेकिन टारगेट पर निशाना लगाना उतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। उस दिन बाद में पहले का काउबॉय आखिरकार ताया से बात कर लेता है और जल्द ही वे घूमने लगते हैं। वो अब और भी रिलैक्स है, मजाक में कहती है कि उसकी माँ को लगता है कि उसे गलत आदमी चुनने की आदत है। शाम तक वे घर वापस आ जाते हैं और एक दूसरे की जगह पर कंफर्टेबल हो जाते हैं। अगले दिन प्रैक्टिस में क्रिस को फिर से बोर्ड पर निशाना लगाने में मुश्किल होती है, जब तक कि उसे बिना बताए पास में एक जानवर दिखाई नहीं देता। वो निशाना लगाता है और उसे साफ मारता है। अब गर्व से वो शांति से कहता है कि वो तब बेहतर परफॉर्म करता है जब टारगेट की नसों में खून दौड़ रहा हो। अगले दिन एक अमेरिकन टावर में धमाके की बुरी खबर सुनकर टिया और क्रिस दोनों हिल जाते हैं। उसकी आंखों से साफ पता चलता है कि वो अपने देश की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कुछ दिनों बाद जब वो यूं ही इशारा करती है कि उसे अंगूठी चाहिए, तो वे डॉकयार्ड में शादी कर लेते हैं और वहीं अपने प्यार पर मुहर लगा देते हैं। लड़कों के लिए बुलावा आता है, उनकी ट्रेनिंग आखिरकार काम आने वाली है। टिया इससे हिल जाती है, लेकिन क्रिस उसे वैसे ही भरोसा दिलाता है जैसे एक पति को दिलासा देना चाहिए। अब टूर पर जब वे बिल्डिंग में सेटअप करने के लिए अंदर जाते हैं तो एक सैनिक मुस्तफ़ा के बारे में बात करता है, जो एक बदनाम स्नाइपर है और 500 गज की दूरी से अमेरिकन सैनिकों पर हमला कर रहा है। वो ये भी दावा करता है कि मुस्तफ़ा एक ओलंपियन है, लेकिन क्रिस को ये सब समझ नहीं आता। वो पल आता है जब बच्चा ग्रेनेड लेकर काफिले की ओर दौड़ता है। स्नाइपर गोली चला देता है। महिला मिशन संभालती है और आगे बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो सैनिकों तक पहुंच पाती, वो उसे धमाके की तरफ ले जाता है और टीम से बस थोड़ा दूर जाकर फट जाता है। मिशन पूरा हो गया, लेकिन यह उस पर भारी पड़ रहा है। बेस पर वापस एक साथी सैनिक उसे बधाई देने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस चुपचाप उसे चुप करा देता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे किसी बच्चे को टारगेट करना होगा या अपना टूर भी शुरू करना होगा। इस तरह जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ता है और टीम आगे बढ़ती है, क्रिस अपनी जगह बनाए रखता है, दुश्मनों को मारता है, जिसमें एक आदमी भी शामिल है जो हाथ में एक्सप्लोसिव लेकर यूनिट की ओर तेजी से आ रहा है। टारगेट पर गोलियों की बारिश होती है, लेकिन क्रिस को एक साफ गोली लगती है और वे आगे बढ़ने से पहले ही टारगेट को पार कर जाता है। रात हो जाती है और पेट्रोलिंग जारी रहती है। सैनिकों की नज़र से ओझल होने से ठीक पहले एक बागी एक बिल्डिंग में घुस जाता है, फिर फायरिंग करता है और एक आदमी को मार गिराता है। जब क्रिस को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत गहरा सदमा लगता है। कैंप में वापस आकर सैनिक उसकी तारीफ करते हैं, उसे ऊपर से देखने वाला सबसे तेज नज़र वाला कहते हैं, लेकिन वो इसे अपने दिमाग में नहीं आने देता। एक और जासूसी के दौरान स्नाइपर अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को फ़ोन करता है, जो कहती है कि उसे उसकी बहुत याद आ रही है। थोड़ी हल्की फ्लर्टिंग के बाद वो अचानक ये खबर देती है कि उसके छोटे भाई जेफ को भी उसी देश में तैनात किया गया है। क्रिस को ये बात पसंद नहीं आती, हालांकि वो इसे अपने तक ही रखता है।
अगली ब्रीफिंग में सैनिकों को बताया जाता है कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता जरकावी है, जो एक खूंखार आतंकवादी है, जिसके खात्मे से आखिरकार युद्ध आगे बढ़ सकता है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, पुराना काउबॉय एक आइडिया देता है। शायद अब समय आ गया है कि वो ग्राउंड टीम में शामिल हो जाए और ज्यादा काम का बन जाए। उसका सुपीरियर तुरंत उसे मना कर देता है और उसे याद दिलाता है कि वो स्नाइपिंग में सबसे अच्छा काम करे। अगले दिन मरीन के लिए एक छोटी सी रुकावट के बाद वो अपना सामान पैक करता है और फिर भी टीम से जुड़ जाता है। जल्द ही वे फिर से घर घर जाकर एक के बाद एक घर खाली कर रहे होते हैं। आखिरकार वे एक ऐसे घर में जाते हैं जहां एक शेख और उसका परिवार खाली करने के ऑर्डर के बावजूद अभी भी रह रहे हैं। बाकी सबने उनकी बात मानी। एक बार जब परिवार सुरक्षित हो जाता है तो पूछताछ शुरू होती है। थोड़ी देर में बूढ़ा आदमी जरकावी के खतरनाक एनफोर्सर के बारे में कुछ जरूरी जानकारी देता है, जिसे वे कसाई कहते हैं। फिर भी शेख को दया नहीं आ रही है। वो कहता है कि बाकी डिटेल्स के लिए उन्हें $1,00,000 खर्च करने होंगे। बेस पर वापस आकर रिपोर्ट कमांडर तक पहुंचती है। वो नई इंटेल को वेरीफाई करने के लिए कॉल करता है, फिर और डिटेल्स के लिए टीम को खुद शेख के घर वापस ले जाता है। राइड के दौरान टालिया ने अच्छी खबर दी। वे जिस बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं वो एक लड़का है। क्रिस तुरंत खुश हो जाता है और बाकी टीम के साथ यह खबर शेयर करता है, लेकिन ये पल ज्यादा देर तक नहीं रहता। एक दुश्मन स्नाइपर जो उनके काफिले पर नजर रख रहा था, आखिरकार ट्रिगर दबा देता है। गोली सीधे ड्राइवर के हेलमेट में जा लगती है। अफरा तफरी मच जाती है। काफिला कंट्रोल से बाहर हो जाता है क्योंकि सैनिक कवर के लिए भागते हैं, स्नाइपर की दिशा में वापस फायरिंग करते हैं लेकिन खतरे को रोक नहीं पाते। क्रिस इस उलझन में फोन गिरा देता है और दूसरी तरफ ताया को रियल टाइम में गोलियों की आवाज और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सिर्फ आवाज ही उसे तोड़ने के लिए काफी है। बाहर सड़क पर स्नाइपर बाकी आदमियों को घेरे रहता है और उनकी हर कोशिश को रोकता है। भागदौड़ के बीच क्रिस किसी तरह एक छत पर पहुंच जाता है, तभी एक जंजीर से बंधा कुत्ता उस पर झपटता है। जैसे ही वो जमीन पर गिरता है, कसाई शेख के परिवार के साथ आता है और उन्हें बुरी तरह पीटता है, उस आदमी के छोटे बेटे को घायल करने की धमकी देता है। क्रिस बीच बचाव करना चाहता है, लेकिन दुश्मन का स्नाइपर बहुत सटीक है, हर शॉट पर सैनिकों को वहीं फंसा देता है। कुछ देर बाद आतंकवादी धमकी देता है और डरावना काम शुरू कर देता है, जबकि बेबस पिता उसे रोकने की कोशिश करता है और इस कोशिश में उसकी जान चली जाती है। जाने से पहले वे लोग देखने वाले सभी लोगों को एक डरावनी चेतावनी देते हैं। जो कोई भी अमेरिकियों से बात करेगा उसका यही हश्र होगा। फिर सैनिक दूसरी तरफ के आदमी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसका मुकाबला नहीं कर पाता। आतंकवादियों के जाने के बाद कमांडर टीम को हालात बिगड़ने देने के लिए डांटता है। वह अनाउंस करता है कि ऑपरेशन बंद किया जा रहा है। क्रिस सहमत नहीं है, उसे लगता है कि वे बहुत जल्दी जा रहे हैं, लेकिन रैंकिंग ऑफिसर नहीं मानता। कुछ हफ्ते बाद यूनिट घर लौटती है। ताया वहां है, क्रिस के लैंड करने का इंतजार कर रही है, और एक बार जब वे फिर से साथ होते हैं तो वे फिर से जिंदगी में लौट आते हैं। टिया के चेकअप के लिए हॉस्पिटल विजिट के दौरान वे रुके। डॉक्टर क्रिस की भी जांच करने का फैसला करता है। रिजल्ट दिखाते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है। वो हमेशा की तरह सख्ती से इसे टाल देता है, बस यह वादा करता है कि वो बाद में घर जाते समय इससे निपट लेगा। वो युद्ध के बारे में बात करता रहता है और यह कि वो अभी भी वहाँ कितना अच्छा कर सकता है। फिर बातचीत बीच में ही रुक जाती है क्योंकि ताया को अचानक लेबर पेन शुरू हो जाता है। क्रिस कार घुमाता है और हॉस्पिटल वापस भागता है। कुछ ही देर बाद उनका बेटा आ जाता है। कुछ दिनों बाद क्रिस टीवी से चिपका हुआ है। उसकी नज़रें युद्ध क्षेत्र से आने वाली हर रिपोर्ट पर टिकी हैं। ताया अंदर आती है, मजाक से माहौल हल्का करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतना ज्यादा परेशान है कि ध्यान नहीं देता। टैक्टिक्स और धमकियों के बारे में बड़बड़ाते हुए वो गुस्से में कहती है, उसे याद रखना होगा कि उसका भी एक असली परिवार है और वो सिर्फ पुराने जमाने की एक आदमी की आर्मी नहीं है। जल्द ही उन्हें फिर से इराक में भेज दिया जाता है। जाने से पहले क्रिस अपने छोटे भाई को देखता है, जिसकी आंखें डर से फैली हुई हैं। उसका कोई मोटिवेशन नहीं है और वो कभी न खत्म होने वाली लड़ाइयों से थक गया है। वो मुश्किल से निगलता है, ये जानते हुए कि वो उसे इस दुनिया से नहीं बचा सकता। अब एक कर्नल के साथ चौपर में सैनिक को कसाई को खत्म करने के लिए एक स्ट्राइक टीम को लीड करने का काम सौंपा गया है। वो मजबूती से सिर हिलाता है, ये बताते हुए कि वो तैयार है। टीम ब्रीफिंग के दौरान मार्क, जो पिछले टूर का एक सैनिक है, मिशन के बारे में अपनी शंकाएं बताता है। क्रिस सुनता है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म हावी रहता है और टीम आगे बढ़ती है क्योंकि डोर टू डोर रेड जारी रहती है।
टीम एक और घर में घुसती है और जल्दी से परिवार के हर सदस्य को अंदर सुरक्षित कर लेती है। सैनिक पूछते हैं कि क्या कोई कसाई को जानता है, लेकिन वहां रहने वाले साफ मना कर देते हैं। जाने के बजाय सैनिक वहीं रुकने और चुपचाप किसी भी शक वाली हरकत के लिए पड़ोस पर नजर रखने का फैसला करते हैं। कैमरे के पीछे खड़ा आदमी अपनी जगह से पास की एक बिल्डिंग में कसाई की फोटो खींच लेता है और उस पर नजर रखता है। सैनिक क्रिस की रेप्यूटेशन के बारे में बात करने लगते हैं। उनमें से एक मजाक में कहता है कि उसने ही सबसे पहले उसे लेजेंड कहना शुरू किया था और उस निकनेम का क्रेडिट लेता है जो आखिरकार लोगों के बीच फैल गया और उसे चीफ का दर्जा मिल गया। थोड़ी देर बाद घर का मालिक सैनिकों को खाना खाने के लिए बुलाता है। वे मान जाते हैं, चीजों को शांत और रूटीन रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ लगती है। एक छोटी सी बात, जैसे उसकी कोहनी पर घाव, क्रिस का ध्यान खींचता है। अपने मन की आवाज पर भरोसा करते हुए वो माफी मांगता है और जल्दी से घर में अंदर झांकने जाता है और शक सही साबित होता है। फर्श के नीचे छिपा हुआ उसे जमीन में गोला बारूद से भरा एक गड्ढा मिलता है। गुस्से में वो उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे आतंकवाद के लिए इराकी कोर्ट में मुकदमा चलाने या उस रेस्टोरेंट तक पहुंचने में उनकी मदद करने का ऑप्शन देता है जहां कसाई छिपा है। इसके तुरंत बाद सैनिक पोजीशन लेते हैं और आदमी को बिल्डिंग की ओर भेजते हैं। वो दरवाजा खटखटाता है और जल्दी से जांच करने के बाद दरवाजा खुलता है और बस लाइन लग जाती है। अमेरिकी सेना ने फायरिंग शुरू कर दी, गार्ड और आदमी को भी मार गिराया, फिर आगे बढ़कर एंट्रेंस के आसपास दुश्मन के लड़ाकों को हटा दिया। अंदर जगह उम्मीद से ज्यादा खराब थी। उन्हें जंजीरों में लटका एक बेजान शरीर मिलता है जिसके दूसरे कटे हुए हिस्से पास की अलमारियों पर रखे होते हैं। फिर अचानक एक आतंकवादी आता है और पीछे एक सुरंग में घुस जाता है। टीम को तुरंत जाल का पता चल जाता है और वो सभी को चौकन्ना रहने की चेतावनी देती है। कुछ ही पलों में यार्ड एक युद्ध क्षेत्र में बदल जाता है। गोलियां कई दिशाओं से हवा में चीरती हैं। अमेरिकी कई दुश्मनों को गिराने में कामयाब रहे, लेकिन दबाव तेजी से बढ़ता है जिससे उन्हें अपनी पोजीशन बदलनी पड़ती है। दूसरी जगह जाने के बाद भी वे अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं, खासकर ओवरवॉच पर एक स्नाइपर के साथ। फाइटर्स के असरदार फायर करने से पहले ही उन्हें शांति से मार गिराते हैं। कुछ ही सेकंड में और फाइटर्स आ जाते हैं जिससे दुश्मन की फायर पावर दोगुनी हो जाती है। अमेरिकी स्नाइपर की जगह की ओर एक रॉकेट लॉन्च किया जाता है जिससे उसकी पोस्ट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर में अफरा तफरी खत्म होती है, कसाई निकल जाता है और एक ट्रक में भाग जाता है।